हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू HBC साइंस क्लासेस। आप सभी का HBC साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सीटेट पेपर 2 साइंस सितंबर 2016। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 साइंस सितंबर 2016। ठीक है, 2016 का जो पेपर है हम साइंस वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे जिसमें आपके 13 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 61 से 63, ठीक है, 61 से 90 तक हमारे इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, 30 क्वेश्चन है। अब 61 से 63 जो हमें सॉल्व करने हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ के सॉल्व करना है। ठीक है, ये पैसेज जो दिया हुआ है आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेज। अ टीचर ऑफ क्लास 8th डेमोस्ट्रेट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। एक क्लास 8th की टीचर है, वो एक एक्टिविटी करती है इन हर क्लास। द टीचर टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर इन अ स्पून। टीचर ने, तो उसने क्या किया है, टीचर ने क्या किया है, एक छोटे मतलब एक स्पून में उसने थोड़ा सा सल्फर ले लिया है और उसे जलाया। ठीक है, इट सी देन पुट द स्पून इनटू अ टम्बलर। उसने इस स्पून को किस में डाला, एक टम्बलर या बर्तन कहो या एक ग्लास कहो, एक ग्लास में डाला। विथ अ लिड इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डजंट एस्केप। मतलब उसके बाद इसमें से गैस निकली। ठीक है, वो गैस निकल रही है इसमें से। ठीक है, जब उसने क्या करा, सल्फर को एयर में बर्न किया, तो उससे पहले उसने क्या कर दिया, उसको टम्बलर यानी कि ग्लास में डाल दिया। ग्लास में उसने लगा दिया ढक्कन, जिससे कि वो गैस बाहर ना आए। द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप आफ्टर अ फ्यू मिनट। कुछ समय बाद सी एड्स वाटर टू द टम्बलर। उसके बाद उसने उस ग्लास में पानी भी डाल दिया है। ठीक है, अब तो चलिए आगे इसको देखते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारा। क्वेश्चन 61, व्हाट हैपन्स इफ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर्स आर पुट इनटू द टम्बलर। क्या होता है जब ब्लू और रेड लिटमस को टम्बलर में डालते हैं। तो ठीक है, अब इसके लिए पहले समझ लेते हैं जो लिटमस पेपर है हमारे, दो, रेड और ब्लू। अब रेड और ब्लू लिटमस पेपर वो है, लिटमस वो होता है जो एसिड और बेस को इंडिकेट करता है। मीन्स एसिड और बेस के बारे में हमें बताता है कि एसिड है या बेस है। ठीक है, अगर ब्लू लिटमस है वो रेड हो गया है, ठीक है, रेड में कन्वर्ट हो गया है, तो इसका मतलब वो हमारा एसिड है। ठीक है, ब्लू वाला रेड चेंज हो गया तो एसिड है, और रेड वाला जो बदल गया किस में, ब्लू में चेंज हो गया है, तो वो हमारा बता रहा है कि इसका मतलब वो बेस है। ठीक है, मतलब हमने किसी सॉल्यूशन में अगर ब्लू लिटमस डाला, उसका कलर कैसा हो गया, रेड हो गया है, तो वो सॉल्यूशन हमारा एसिड है। अगर रेड लिटमस डाला, वो ब्लू हो गया, तो इसका मतलब वो बेस है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपने बताना है कि अगर हमने दोनों ही लिटमस पेपर को डाल दिया है किसमें, उस टम्बलर में, तो क्या होगा। अब सबसे पहले टम्बलर की बात समझते हैं। जैसे कि हमने समझा स्पून थी, स्पून में हमने क्या लिया था, सल्फर, उसको एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने बर्न किया। बर्न करेंगे तो सोचो क्या बनेगा, हमारे पास SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हमें मिल गया है। ठीक है, अब सल्फर डाइऑक्साइड हमें मिल गया है। सल्फर डाइऑक्साइड एक एसिड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक एसिड होता है। अभी हमने समझा था अगर हमारे पास एसिड है, एसिड में कौन काम करेगा, सोचो, दोनों ही डाले हमने, ब्लू भी डाला हमने, रेड भी डाला है। ठीक है, एसिड के साथ हमारा रेड वाले का कोई फर्क नहीं, रेड वाला रेड ही रहेगा, लेकिन ब्लू वाला रेड हो जाएगा, क्योंकि ब्लू जब रेड होगा तो हमें किसके बारे में बताएगा, वो एसिड के बारे में। अब देखते हैं ब्लू वाला रेड किस में है, ब्लू लिटमस टर्न रेड। ठीक है, जो मतलब रेड बन रहा है एसिड में, ब्लू वाला रेड हो रहा है। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है। In the above demonstrate activity which substance is formed when sulfur dioxide is dissolved in water। अब हमें सल्फर डाइऑक्साइड तो हमने जलाया था तब मिला था। अभी कह रहा है कि SO2 को जब हम वाटर में डिजोल्व करते तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलता है, देखो इसका मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू गिव सल्फ्यूरस एसिड। SO2 S2 को हम करते हैं H2SO3। एक तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, वो नहीं मिलता है, आप उसको समझेंगे। आप सोच रहे होंगे कि SO4 मिलता है, ये आपका रॉन्ग है, ये नहीं मिलता है, ये मिलता है। इसको ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को आपने, H2SO3। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, H2SO3। H2SO3 होता है सल्फ्यूरस एसिड। अब ऑप्शन में सल्फ्यूरिक आता है तो सभी लोग क्या सोचेंगे कि हाँ सल्फ्यूरिक ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरस हमारा है ए ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि हम सल्फ्यूरिक को ही पढ़ते हैं। अगर हम क्लास 7 के हिसाब से चलें तो वहाँ पे जो 3 कॉमन एसिड हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में ही डिटेल या फिर थोड़ा बहुत दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 63, विच प्रोसेस स्किल कैन बी प्रोमोट थ्रू द एबव एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में किस चीज़ को प्रोमोट किया गया है। ठीक है, अब इसमें देखो, ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन इन कंट्रोलिंग वेरिएबल्स, ऑब्जर्वेशन इन्फेरेंस एंड मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन क्लासिफिकेशन एंड इंटर
इन्फेरेंस, ठीक है, इन्फेरेंस। तो हमारा इसका डी करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक ऑब्जर्व कर रहा है बच्चा। जब वो उसने स्पून ली, स्पून में SO2 डाला, सबसे पहले उसने ऑब्जर्व किया, ठीक है। उसके बाद उसने क्लासिफिकेशन भी हो रहा है, ये सारी चीज़ों को क्लासीफाई करके वो देख रहा है, ठीक है। उसके बाद उसका जो हमारा रिजल्ट आया, कंक्लूजन निकाला ना हमने कि हाँ कि क्या हो रहा है इसमें, जो है हमें जो सल्फ्यूरस एसिड मिला था, हमने उसका जो कंक्लूजन निकाला लास्ट में, ठीक है। चाहे हम एसिड बेस का टेस्ट कर रहे हैं, उसका हम कंक्लूजन निकाल लें, ठीक है। तो हमारा जो है इन्फेरेंस मतलब उसने निष्कर्ष निकाला, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 64। अ साइंस टीचर आस्क हर स्टूडेंट टू पुट 2 ड्रॉप्स ईच ऑफ ऑयल, ठीक है। एक क्या किया है, एक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थी को एक समतल सतह पर तेल और चीनी का घोल, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन ऑन अ फ्लैट सरफेस में डालने को कहती है, मतलब डालती है, ठीक है। आस्क दैम इन टिल्ट द सरफेस, उसके बाद उसने क्या कहा कि उसको टिल्ट कर दो, मतलब झुका दो, ठीक है, नीचे को। ऑब्जर्व ऑर्डर विद द ड्रॉप्स रीच द बॉटम, और उसके बाद उसको ऑब्जर्व करना है कि जो कौन सी जो ड्रॉप है वो बॉटम में जाती है, ठीक है। विच प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड्स इज द टीचर्स ट्राइंग टू ब्रिंग द स्टूडेंट अटेंशन थ्रू दिस एक्टिविटी, तो कौन सी इसके बारे में बताना, किस गुण के बारे में वो स्टूडेंट को बताना चाह रही है, ठीक है। तो इसके हमारे ऑप्शन है, जैसे कि उसने क्या लिया, एक फ्लैट सरफेस ले लिए मान लो, उसमें 2-2 ड्रॉप्स उसने डाल दी हैं ऑयल की, और किसकी डाली, दूसरी शुगर के सॉल्यूशन की। उसके बाद उसको टिल्ट कर दिया, नीचे को टिल्ट कर दिया, झुका के रख दिया है। उसके बाद देखिएगा कि कौन सी वाली ड्रॉप देखना है कि नीचे को जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में किसके बारे में बताना चाह रही है, वॉल्यूम आयतन के बारे में तो नहीं बता रही है, आयतन तो हम इससे पढ़ेंगे, ड्रॉप से तो कोई मतलब नहीं है। पॉइंट के बारे में नहीं बता रही है। विस्कोसिटी एंड सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल भी यहाँ पे कोई चीज़ घोल नहीं रही है, उनको सॉल्युबल नहीं कर रही है वो दो चीज़ों को, ठीक है। उस हमारा बचा इसमें विस्कोसिटी, जिसे हम कहते हैं श्यानता, ठीक है। तो ये हमें बता रही है विस्कोसिटी के बारे में। है क्वेश्चन 65। You find that many of your class 6 students believe that the raw materials for plant growth come only from the soil. Which among the following would be the most appropriate strategy to counter this idea? ठीक है, आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा 6 में बहुत से विद्यार्थियों का विश्वास है कि पौधे की वृद्धि के लिए कच्चा माल, यानी कि जो रॉ मटेरियल्स होता है, हमें उससे कहाँ से मिलता है, प्लांट को सिर्फ सॉइल से मिलता है, यानी कि मृदा से ही मिलता है। अब इस विचार के लिए इनमें से कौन सा सबसे उपयुक्त, यानी कि सबसे जो सही है, ठीक है, कि सॉइल से ही मिलता है, सारे जो रॉ मटेरियल सॉइल से ही मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, प्रोवाइड द स्टूडेंट विद एन इंटरेस्टिंग रीडिंग मटेरियल ऑन द प्रोसेस ऑफ फूड मैन्युफैक्चर इन द प्लांट। क्या उसको रीडिंग मटेरियल देनी, उसको पढ़ने को कहना है कि हाँ प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो द स्टूडेंट्स अ वेल प्रिपेयर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन फोटोसिंथेसिस, पावर प्रेजेंट देना है। एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, उसको क्या एक्सप्लेन करना, डिटेल में फोटोसिंथेसिस को बताना और केमिकल रिएक्शन जो उसमें इन्वॉल्व होती है उसको बताना। नेक्स्ट है, प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विथ अ मनी प्लांट, एक मनी प्लांट का पौधा उसे देना इन वाटर, पानी में, ठीक है। एंड आस्क देम टू ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ एंड मेक एन इन्फेरेंस, और निष्कर्ष निकालना। उसको क्या करना, वही ना, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करेगा वो, यानी कि खुद करके सीखेगा वो, खुद करके देखेगा तो हाँ उसको पता चलेगा कि ठीक है, इसमें जो हम प्लांट लगाते हैं, कोई पौधा लगाते हैं, उसमें सॉइल से ही चीज़ें मिलती हैं, उसको बाकी भी चीज़ें रॉ मटेरियल बाहर से भी मिलते हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है डी करेक्ट है। उसको क्या करेंगे, एक मनी प्लांट का पौधा देंगे, ठीक है, किसके साथ, पानी में लगा हुआ, ठीक है। उसके बाद उसकी जो ग्रोथ होती है उसको देखकर ही बच्चा अपना निष्कर्ष निकालेगा, या उसको निष्कर्ष निकालने के लिए कहना, ठीक है। क्वेश्चन 66। द सर्टेन ऑफ प्रोसेस वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम रिक्वायर दैट, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा है कि, ठीक है। इसमें है, लर्नर्स वुड बी इंगेज्ड प्रोसेस दैट लीड टू जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती है, ठीक है। ये तो हमारा करेक्ट है, हाँ, कि ऐसी सोच बच्चों में बनाए कि वो कहाँ पे ले जाए, उनमें साइंटिफिक जो नॉलेज है उनको दे, ठीक है। साइंस वुड बी टॉट एज अ स्पेशलाइज डिसिप्लिन विद द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें कह रहा है कि ये विज्ञान को ऐसे विशेष विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए कि अनूठी विशिष्टताएं हैं, ठीक है। साइंस वुड बी प्रेजेंटेड एज वैल्यू फ्री डिसिप्लिन अनइन्फ्लुएंस्ड बाई सोसाइटल कंसर्न, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि विज्ञान के को मूल्यों से मुक्त सामाजिक सरोकारों से अप्रभावित विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मीन्स, ठीक है, विज्ञान के जो मूल्यों से मुक्त, ठीक है, सामाजिक सरोकारों से मतलब सामाजिक जो भी सोशल इसमें है कि ये वैल्यू या सोसाइटल जो कंसर्न है उससे अलग करके उसे बताना चाहिए, ठीक है, या उसका प्रभाव ना पड़े। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है इसमें, लर्नर्स वुड बी द
फैमिलराइज्ड विथ वेरियस नेचुरल प्रोसेस, विद्यार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से सुपरिचित कराना जाना चाहिए। जितने भी जो प्रोसेस होती है इन्वायरमेंट में हमारी, अलग अलग प्राकृतिक प्रक्रियाएं जो होती है उनसे क्या करना चाहिए, उसके बारे में बच्चों को बताना चाहिए। तो हमारा जो है इसमें सर्टेन प्रोसेस वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम रिक्वायर्ड दैट, ज़रूरत है हमें किसके लिए, लर्नर शुड बी इंगेज इन द प्रोसेस, यानी कि सबसे पहले अगर हम साइंटिफिक नॉलेज दे देंगे तो बाकी चीज़ें तो उसमें सारी आ ही जाएंगी फिर, ठीक है। तो बच्चों को सबसे पहले उनमें वैज्ञानिक सोच पैदा करनी है। जब तक वैज्ञानिक सोच पैदा नहीं होगी वो तब तक बाकी चीज़ें तो नहीं करेगा ना। अगर हम उसको नेचुरल प्रोसेस के बारे में बताने को कहेंगे, जब तक उसमें वैज्ञानिक सोच ही नहीं है वो नेचुरल चीज़ों के बारे में क्या सोचेगा, ठीक है। तो हमारा जो इसमें सबसे करेक्ट आंसर है सबसे जो है वो है आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पज ऑफ कंडक्टिंग अ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी इन साइंस, ठीक है। अब इसमें है विज्ञान पाठ्यक्रम या विज्ञान में व्यवहारिक प्रयोगात्मक गतिविधियां संचालित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ठीक है। दे हेल्प इन डेवलपिंग मैनिपुलेटिव स्किल, ठीक है, ये हस्तकौशल युक्त कौशलों के विकास में सहायक है, ठीक है। दे हेल्प इन स्कोरिंग हाई ग्रेड्स मार्क, ये अच्छे नंबर देने में हेल्प करता है। दे इन्हांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस आइडिया, ये हमारे साइंस की आइडिया को अंडरस्टैंड समझने में या बढ़ाता है, उसको हेल्प करता है। दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में कि हमें क्या करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो हमारा ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। हमें अच्छे नंबर देने के लिए में हेल्प नहीं करता है साइंस की, हमें इससे अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि नॉट पर्पज़ नहीं है, तो हमारा इसका आंसर है बी। क्वेश्चन 68, अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीस आर फिक्स्ड एट अ नियरली इक्वल डिस्टेंस ऑन अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम, one end of the strips is clamped to a stand and others end is heated, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी, आपका ये कह रहा है कि इसमें एल्यूमिनियम की एक समतल पट्टी पर मोम के कुछ टुकड़े लगभग समान दूरी पर लगाए यानी कि जमा दिए, ठीक है। पट्टी के एक सिरे एक स्टैंड के साथ क्लैंप किया है, दूसरे सिरे को गर्म किया है। अब उसमें बताना है कि आपके जो है कथनों में से एक या दो पर विचार कीजिए, कौन से मतलब जो है, क्या इसमें हमारा प्रेक्षण है, क्या हमारा निष्कर्ष है। इसमें से दो आपके स्टेटमेंट दिए हुए, कौन सा हमारा ऑब्जर्वेशन है, कौन सा हमारा इन्फेरेंस है, ठीक है। तो अब इसमें वही कह रहा है जैसे कि मोमबत्ती हमने जलाई है यहाँ पे इस तरीके से, एक स्टैंड है एल्यूमिनियम की, यहाँ पे इसमें मोम लगाया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या है, कुछ मोम के टुकड़े समान दूरी पे लगाए, पट्टी के एक सिरे को स्टैंड से क्लैंप किया है, दूसरे को गर्म किया जाता है। इसमें से है कि मोम के टुकड़े लगाए, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके हमने इसको गर्म किया एक साइड से। तो ये कह रहा है कि क्या है, ए है, वैक्स पीस बिगिन टू फॉल वन बाई वन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस द फ्लेम। हाँ, ये अगर हम क्या करते हैं, किसी उसको ले लेते हैं, मोमबत्ती हमने जलाई है यहाँ पे, ये ठीक है, मोमबत्ती हमने जलाई है यहाँ पे, उसके बाद एक एल्युमिनियम की जो वायर है उससे हमने क्या किया, एल्युमिनियम में हमने क्या किया, मोम के छोटी छोटी स्ट्रिप्स चिपका दिए, या हमने कोई मोम से कील चिपका दिए, ठीक है। तो क्या है, हम देखने के लिए क्या करेंगे, इसको जैसे जैसे गर्म होगा एक एक करके गिरती जाएंगे ना, मोम की स्ट्रिप्स या मोम की जो हमने लगाई ये भी गिरती जाएंगी इसमें। तो फर्स्ट तो हमें सही लग रहा है कि हाँ ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, एक के बाद एक गिरते रहेंगे डिस्टेंस, इंक्रीजिंग डिस्टेंस के साथ। सेकंड है, एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स ट्रांसफर हीट फ्रॉम एंड टू नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड, और जो हीट होती है एल्यूमिनियम की जो पट्टी है उसमें जो हीट लगाई है वो उसके क्या करेगी, लौ के निकटतम सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित कर देती है, यानी कि हीट भी क्या हो रही है, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रही है, एक एंड से दूसरे एंड में ट्रांसफ़र हो रही है। तो हमारा बी भी इसमें करेक्ट है। तो इसमें ये कह रहा है कि अब पहले वाले में हमने क्या किया, बोथ ए एंड बी आर ऑब्जर्वेशन, दोनों ही नहीं, दोनों को हमने ऑब्जर्व नहीं किया है, बोथ ए एंड बी आर इन्फ्रेंस, दोनों ही निष्कर्ष, दोनों में हमने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। ए इज़ ऑब्जर्वेशन एंड बी इज़ इन्फेरेंस। हाँ, ये है कि पहले वाले में हमने ऑब्जर्व किया है ना, एक के बाद एक गिर रही है, मतलब जैसे कि देखो पहले वाले गिर रही है, गिरने का क्या है रीज़न, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ ये गिर रही हैं, हमने गर्म किया, पहले वाले में तो हमने ऑब्जर्व किया ना, उसमें हमने कोई उसका कंक्लूजन नहीं निकाला है, इन्फेरेंस नहीं निकाला है, ठीक है। गिर गई, पहले वाले में गिर गई, सिर्फ हमने ऑब्जर्व किया, हमने गिरते हुए देखा कि हाँ ये एक से एक हीट जा रही है, गिर रही है, ठीक है। दूसरे वाले में हमने इसका कंक्लूजन निकाल दिया, हमने इस इन्फेरेंस निकाला कि हाँ अच्छा ये गिरी, तो इसका रीजन है कि हीट जो है वो इसके एक एंड से दूसरे एंड में ट्रांसफर हुई, ठीक है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, ए इज ऑब्जर्वेशन एंड बी इज इन्फेरेंस। Question 69. The two students of class 7th are asked the following questions by a teachers. Two identical cubes at ice are taken out the refrigerator. ठीक है, एक शिक्षक है क्लास जो 7th का है, अपने विद्यार्थियों से मतलब प्रश्न किया, उसने पूछा उससे कि उसने कहा कि एक फ्रिज में से बर्फ़ के दो समान मतलब लिए टुकड़े लिए, ठीक है, आइडेंटिकल क्यूब्स आइस टेकन आउट द रेफ्रिजरेटर।
वन इज क्रस्ड एंड, एक को हमने क्रश कर दिया मतलब उसका चूरा चूरा बना दिया, एंड अदर्स लेफ्ट एज इट, दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया। इट इज़ नोटिस दैट द क्रस्ड आइस मेल्ट फास्टर, हमने देखा कि जो क्रश की हुई है उसके जो आइस के जो टुकड़े हैं वो जल्दी से पिघल रहे हैं। वट कुड बी द रीजन्स, इसका क्या रीज़न हो सकता है। विच प्रोसेस स्किल्स इज प्रोमोट थ्रू द दिस क्वेश्चन, हमें क्या बताना चाह रहे हैं इस क्या क्वेश्चन के बारे में, क्या इसका हमारा क्या हो सकता है कि कारण हो सकता है। ठीक है, अब या हाँ, और दूसरा है कि इसका जो हमारा है क्या प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है, कौन सी इसको स्किल्स को हमें ये बढ़ावा देगा। कंट्रोलिंग वेरिएबल्स मीन्स आपका चरों पर नियंत्रण करना, एक्सपेरिमेंटेशन प्रयोगात्मक, ऑब्जर्वेशन हमने प्रेक्षण किया इसमें, हाइपोथेसाइजिंग ठीक है परिकल्पना बनाना, तो इसका जो हमारा आंसर है हाइपोथेसाइजिंग। ठीक है, हाइपोथेसाइज यानी कि हाइपोथेसिस करना, हाइपोथेसिस वो होती है ना जैसे कि हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं पहले देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करेगा बच्चा कि हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस वो है कि बच्चे ने क्या किया अपनी जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है प्रीवियस नॉलेज को देखेगा और प्रेजेंट जो उसके पास दिया हुआ फैक्ट है या जो नॉलेज है वो क्या है उसको दोनों के हिसाब से वो एक क्या करेगा एक प्रिडिक्शन करेगा, तो वही होती है हाइपोथेसिस। अब देखो इसमें प्रीवियस नॉलेज क्या है, उसको पता है कि हाँ आइस है या सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर सॉलिड की बात करें एक तो उसके पास टाइट है ना पूरी आइस है, एक उसने क्या कर दी क्रश कर दी है। अब इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है तो ये वाली जल्दी क्या हो रही है मेल्ट हो रही है। ठीक है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी इनके पार्टिकल्स के बीच में है, तो वो किस में गया पहले की नॉलेज में गया, उसने हाँ सोचा कि नहीं नहीं सॉलिड में ऐसा होता है, गैस में ऐसा होता है, लिक्विड में ऐसा होता है। ठीक है, वो प्रीवियस नॉलेज में गया, उसके बाद पास्ट में ये चीज़ मतलब पास्ट में गया, उसके बाद उसकी क्या प्रेजेंट में ये चीज़ें उसके पास पड़ी हुई हैं, उसको देखेगा दोनों को के हिसाब से वो ऑब्जर्व करेगा निष्कर्ष निकालेगा, तो इसमें आपका आ जाएगा सब चीज़ें जो हैं वो हाइपोथेसिस परिकल्पना। ठीक है, जिसको हम कहते हैं परिकल्पना, इसका वो यूज़ करेगा। ठीक है, तो कौन सी स्किल यूज़ कर रहा है वो हाइपोथेसिस का यूज़ कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 70, इसमें क्या दिया है देखिए, अ लीफ इज इन पुट अ टेस्ट ट्यूब, स्प्रिट इज पोर्ड ओवर इट। ठीक है, इसमें है कक्षा जो हमारी 7th है। ठीक है, कक्षा 7 का एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित क्रियाकलाप जो देता है। ठीक है, एक पत्ती को परख नली में लिया जाता है। ठीक है, देन द टेस्ट ट्यूब इज पुट इन द बीकर्स हाफ फिल्ड विथ वाटर्स हीटेड टिल द लीफ। ठीक है, डिस्कलर्ड। अब इसमें है कि एक पत्ती को परख नली में लिया, उसके बाद उसके ऊपर स्प्रिट उड़ेला जाता है, उसके बाद परख नली को पानी में आधे भरे बीकर में रखा जाता है। ठीक है, परख नली को क्या करा है आधा जो भरा बीकर है उसमें रखा जाता है, उसे तब तक गर्म किया जाता है कि जब तक पत्ती का रंग नहीं उड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद है द लीफ इज़ देन टेकन आउट द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, उसके बाद उसमें कुछ ड्रॉप आयोडीन की डाली जाती है, पुट ऑन इट द लीफ टर्न ब्लू ब्लैक, लीफ का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है इन कलर। आफ्टर दिस एक्टिविटी द टीचर्स गिव सम क्वेश्चंस फॉर द असेसमेंट ऑफ वेरियस ठीक है इंडिकेटर्स ऑफ लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग्स वुड एसेस एनालिसिस। तो इसमें एक एक्टिविटी दी है सीधे कि एक पत्ती है परख नली में ली, उसके बाद स्प्रिट डाला उसमें। ठीक है, स्प्रिट उड़ेला जाता है, उसके बाद परख नली को पानी में आधे भरे बीकर में डाला, उसके बाद फिर उसको बीकर को गर्म कर दिया, गर्म तब तक के जब तक पत्ती का रंग नहीं निकल जाता है। फिर उसके बाद पत्ती को बाहर निकालते हैं तो आयोडीन की कुछ बूंदें फिर उसमें डालती हैं, पत्ती का जो कलर है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। उसके बाद मतलब ये जो एक्टिविटी की है इसके बाद शिक्षक अधिगम के विभिन्न सूचकों के आकलन के लिए कुछ प्रश्न देता है। अब प्रश्न का क्या करेगा, इनमें से कौन सा विश्लेषण का आकलन करेगा, वो क्या एनालिसिस करेगा, ये जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कैन दिस टेस्ट बी डन विदाउट रिमूविंग क्लोरोफिल, what care is taken to prevent damage the leaf, what care is taken while into the test tube putting pouring sprit the what happens to the colors of the when solution is poured on it। ठीक है, तो आपका इसमें जो दिया हुआ है अब इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन को हिंदी में समझ लेते हैं पहले कि फर्स्ट में क्या कह रहा है कि क्या क्लोरोफिल को हटाए बिना यह प्रयोग किया जा सकता है, कैन दिस टेस्ट बी डन विदाउट रिमूविंग क्लोरोफिल, पत्ती को हानि ना पहुँचे इसके लिए सावधानी बरती गई है। पत्ती का तो कोई टेस्ट नहीं है हमारा ये कि हाँ पत्ती को ना पहुँचे, पत्ती को हानि ना पहुँचे इसके लिए सावधानी बरती गई है। परख नली को उड़ेलते समय क्या सावधानी बरती गई है, नहीं। व्हाट हैपन्स टू द कलर्स, ठीक है, जब पत्ती पर घोल उड़ेला गया तो रंग का क्या हुआ। ठीक है, व्हाट हैपन्स टू द कलर्स ऑफ द लीफ व्हेन सॉल्यूशन इज पोर्ड ऑन इट, क्या होता है जब उसमें। ठीक है, तो क्या एनालिसिस करेगा वो, तो इसका जो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा वो है, तो वो क्या एनालिसिस कर इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा डी। वट हैपन्स टू द कलर ऑफ द लीफ, लीफ के कलर के पत्ती के कलर के साथ क्या होता है व्हेन सॉल्यूशन इज पोर्ड ऑन इट, जब इसमें सॉल्यूशन डालते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी।
तो इसमें यही पूछा है, ये एक्टिविटीज़ में से कोई आंसर हमें नहीं देना है, सिर्फ एक्टिविटी दे रखी है। ये एक्टिविटी के हिसाब से क्या कहना चाह रहा है कि जो एक्टिविटी है कि अलग अलग सूचनों का आकलन के मतलब कि वो क्वेश्चन उसने दिए, इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं, वो ये देखना चाह रहा है कि कौन सा विश्लेषण का आकलन करेगा। ठीक है, इनमें से इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एसेस एनालिसिस, एनालिसिस कर रहा है, विश्लेषण, एनालिसिस, एनालिसिस जो हम करेंगे कि जब ये क्वेश्चन हम करेंगे, व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ द लीफ, लीफ का कलर क्या होगा व्हेन सॉल्यूशन इज पोर्ड ऑन इट, जब उसमें कोई उस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, डालते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 71 71 यू वॉन्ट योर क्लास 6 स्टूडेंट टू फिगर आउट। ठीक है, तुम चाहते हो कि तुम्हारी जो क्लास का 6 का स्टूडेंट है वो पहचान कर सके दैट अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मतलब जो सॉल्ट इन वाटर मतलब नमक की जो पानी में विलेयता है। ठीक है, मतलब नमक की जो पानी में सॉल्युबिलिटी है, कैन बी यूज टू सेपरेट अ मिक्सर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। इसका यूज हम किस में कर सकते हैं, मतलब इस प्रॉपर्टी का यूज हम किस में कर सकते हैं, सेपरेट ऑफ मिक्सर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, सैंड और सॉल्ट मतलब नमक और सैंड, रेत को अलग करने में भी इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एज अ सपोर्टर ऑफ इंक्वायरी ओरिएंटेड पेडागोजी, मतलब इंक्वायरी ओरिएंटेड पेडागोजी के सपोर्टर के हिसाब से तुमको क्या करना चाहिए, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, डेमोन्स्ट्रेट इट सेपरेशन, देन आस्क स्टूडेंट टू रिपीट ऑन देयर ओन। ठीक है, इसमें क्या करेगा वो, रेत और नमक के मिश्रण को लेंगे, उसको अलग किया जाना मतलब उसको दिखाएंगे अलग करने का जो है, और उसके बाद विद्यार्थियों में खुद से उसको रिपीट करने को कहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रोवाइड द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट टू स्टूडेंट, यानी कि सॉल्ट और जो सैंड है उसका मिक्सर बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। आस्क देम टू थिंक अ डिफरेंट वे, अलग अलग सेपरेशन के तरीके से सोचने को कहेंगे। हेल्प देम इन ट्राइंग आउट द आइडिया, उसके बाद अलग मतलब आइडिया निकालने को कहेंगे, अलग अलग मेथड से करने को कहेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन, इसमें भी वही है, अलग अलग जो मेथड है इसमें एक्सप्लेन करने को कहेंगे मिक्सचर के पहले, उसके बाद देन एक्सप्लेन द सेपरेशन ऑफ सैंड एंड सॉल्ट मिक्सचर, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करेंगे कि अब सॉल्ट को कैसे करेंगे, सैंड और सॉल्ट को कैसे करेंगे। नेक्स्ट हमारा है आस्क द स्टूडेंट टू हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंट वे इन विच अ मिक्सचर सैंड सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड, इसमें वही हाइपोथेसिस लगाने को कहेंगे, मतलब पुराने अपने आइडियाज़ को लेकर के, पुरानी जो नॉलेज है उसको लेकर के, प्रेजेंट जो हमारे पास एक्टिविटी थी उसको लेकर के, दोनों को एक साथ लेकर के उसको सॉल्व करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे। ठीक है, बी सेपरेटेड एंड देन लीड द देम टू द करेक्ट आंसर थ्रू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, उसके बाद करेक्ट जो आंसर है उस पर हम पहुँचेंगे कि हमारा जो है करेक्ट आंसर थ्रू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, करेक्ट जो सही आंसर है उस पर हम क्या करेंगे, सही उत्तर तक उसको लेकर जाएंगे, मतलब एक अच्छा स्पष्ट उसको एक्सप्लेनेशन दे करके सही उत्तर पर उसको लेके जाएंगे। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 72 विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें ए है साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोसीड इंडिपेंडेंटली एंड इन आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर, इसमें ये कह रहा है कि विज्ञान और तकनीकी स्वतंत्र रूप से परस्पर अलग अलग होते हैं। ठीक है, साइंस इज ब्रॉडर एंड एवर वाइल टेक्नोलॉजी इज गोल ओरिएंटेड ऑफन लोकल स्पेसिफिक। तो ये कह रहा है कि साइंस इज ब्रॉडर, साइंस जो है ब्रॉडर मतलब व्यापक है, व्यापक प्रयास है, और जबकि तकनीकी जो है वो कैसी है, स्थान निर्दिष्ट होती है। ठीक है, गोल ओरिएंटेड होती है, ऑफन लोकल स्पेसिफिक। ठीक है, लोकल स्पेसिफिक होती है, गोल जो होती है टेक्नोलॉजी इज गोल ओरिएंटेड एंड ऑफन प्रायः लोकल स्पेसिफिक। टेक्नोलॉजी इज़ मोर क्रिएटिव प्रोसेस एज़ कम्पेयर टू साइंस, टेक्नोलॉजी जो होती है ज़्यादा क्रिएटिव प्रोसेस होती है साइंस के कंपैरिजन में। ये तो वैसे ही नहीं लग रहा कि टेक्नोलॉजी को क्रिएटिव मान दिया है साइंस के कंपैरिजन में। साइंस इज़ एन एंशियंट इंटरप्राइज। ठीक है, साइंस इज एन एंशियंट इंटरप्राइज बट टेक्नोलॉजी इज रिलेटिवली रिसेंट, साइंस जो है वो क्या है, प्राचीन मतलब पुरानी उद्यम है, जबकि जो टेक्नोलॉजी है उसकी कंपैरिजन में नहीं है, नहीं है। ठीक है, न्यू मीन्स रिसेंट है। तो इसमें से बताना है कि दोनों के बीच में जो सही रिलेशनशिप को दिखाता है कि दोनों क्या हैं, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यस बी। ठीक है, साइंस इज़ अ ब्रॉडर एंड वेयर, साइंस जो है व्यापक है, साइंस बड़ी है, जबकि जो टेक्नोलॉजी है वो गोल ओरिएंटेड है, ऑफन लोकल स्पेसिफिक, मतलब एक किसी ही जगह पे हम पूरी व्यापक बड़े उसमें हर जगह नहीं कह सकते, साइंस जो है एक हर जगह है पूरे, हम कह सकते हैं कि
यूनिवर्स मान लो, हर जगह यूनिवर्स में साइंस का यूज़ करते हैं। जब हम साइंस का यूज करते हैं, साइंस के यूज़ से ही जो हमारी किसका इन्वेंशन हुआ है, कह सकते हैं टेक्नोलॉजी आई है। ठीक है, साइंस का जब हमने यूज़ किया है, साइंस को जब हमने अप्लाई किया है, तब जाके वो क्या है, टेक्नोलॉजी आई है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड और एक लोकल स्पेसिफिक है, हर एक जगह कहीं कहीं हमें मिलेगी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यह है, इसका आंसर हमें बी है। क्वेश्चन 73, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल फ्लावर बट ग्रुप ऑफ फ्लावर। इसमें से आपको बताना है कि एक फ्लावर नहीं जबकि फ्लावर का ग्रुप है या गुच्छा है। तो इसका आंसर है हमारा ए। ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। इसका आंसर देखिए, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में क्लास 7th की। चूजिंग अ फ्लावर स्टडी, अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड, क्रिसेंथमम और द सनफ्लावर। ठीक है, यू विल लर्न हायर क्लासेस, दे आर नॉट अ सिंगल फ्लावर। ये एक फ्लावर नहीं है बट अ ग्रुप ऑफ फ्लावर, फ्लावर का ग्रुप है। आप इसका कुछ भी आ सकता है, मैरीगोल्ड भी आ सकता है, सनफ्लावर भी आ सकता है, क्रिसेंथमम भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन अभी सनफ्लावर दिया हुआ है। 74 क्वेश्चन है आपका, अ बाइसिकल्स इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एट अ कांस्टेंट स्पीड। ये बाइसिकल है वो एक स्ट्रेट रोड में चल रही है कांस्टेंट स्पीड से। द व्हील्स ऑफ द साइकिल एग्जिबिट। अब इसमें आपने बताना है कि जो व्हील है वो क्या उसमें पाया जाता है। ये मोशन की बात है, कौन सा मोशन लगेगा इसमें, सर्कुलर एंड पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर ट्रांसनेशनल एंड पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर ट्रांसनेशनल मोशन, ट्रांसनेशनल एंड पीरियोडिक मोशन। तो हमारा इसका जो आंसर है आंसर ए, सर्कुलर और पीरियोडिक मोशन। ठीक है, नेक्स्ट है, सपोज यू आर फार्मर लिविंग एट अ प्लेस। मान लो कि तुम एक किसान हो और किसी जगह में रह रहे हो, हैविंग ब्लैक सॉइल, उस जगह में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। इफ़ द क्लाइमेट ऑफ योर रीजन्स इज़ वार्म, अगर तुम्हारी जो क्लाइमेट है वहाँ का रीजन गर्म है, ठीक है, क्लाइमेट है गर्म है उस रीजन का, यू वांट टू ग्रो फाइबर यील्डिंग प्लांट, तुमने क्या लगाना है वहाँ पे, फाइबर, जिसमें से फाइबर मिलता है, इन योर फील्ड। देन विच ऑफ द फॉलोइंग्स वुड यू प्रिफर, तुम क्या प्रिफर करोगे, कौन से फाइबर का प्लांट लगाना चाहोगे, कॉटन, रेयॉन, कोकोनट, जूट। तो इसका आंसर है कॉटन। कॉटन इसलिए क्योंकि जो कॉटन होता है ग्रो करता है वो ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है। ठीक है, 76, चूज द ऑड वन। आपने इसमें से ऑड बताना है, गैमेट, एम्ब्रायो, एग, ओवम। तो इसमें से ऑड है एम्ब्रायो। एम्ब्रायो इसलिए है क्योंकि गैमेट, एग और ओवम ये हमारी क्या होती हैं, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। ठीक है, जब गैमेट फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है, तब जाके गैमेट फॉर्मेशन के बाद ही हमें क्या मिलता है, एम्ब्रायो मिलता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में हम देखते भी हैं जहाँ पे जो सेल्स होती हैं ना, रिप्रोडक्टिव सेल्स जब फर्टिलाइज होती हैं तो वो बनाती हैं हमारा एम्ब्रायो। नेक्स्ट है 77, द फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का फंक्शन क्या है, कन्वर्ट स्टार्च इनटू फैट, नहीं होता है कन्वर्ट स्टार्च, यस ये आपका सही है, बाकी दो आपके रॉन्ग है। ठीक है, जो आपको आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट श्योर होते हैं उसमें तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हमारा इसमें आंसर है कि जो सलाइवा होता है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट भी पढ़ी लेते, चलो आगे जो दो दें, प्रिवेंट द फूड फ्रॉम द एंटरिंग द विंड पाइप। इसको क्या करता है, फुट को विंड पाइप में एंटर करने से रोकता है, क्योंकि हमारी जो फुट पाइप और विंड पाइप दोनों अलग होती है ना, इसका काम बिल्कुल नहीं करता है। कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं करता है। अब इसकी बात है तो ये तो हम जानते हैं कि हमारे जो अलग हो जाती है ना, ये हमारी जो विंड पाइप होती है फुट पाइप होती हैं, दो पाइप होती हैं। तो हमारा जो फायरनिक्स लायरनिक्स होता है, फायरनिक्स से हमारी दो जो नली होती हैं अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ से एक जगह जो पोर्शन हमारा मिलता है ना, फायरनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। आपने बताना है कौन सा करेक्ट है। इनहेल एयर डज नॉट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, इनहेल एयर में करेक्ट बताना। ठीक है, जो हम इनहेल करते हैं, अंदर सांस लेते हैं हवा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। बोथ इनहेल एयर एक्सहेल एयर कंटेन ऑक्सीजन, जो हम एयर लेते हैं और जो हम एयर बाहर निकालते हैं दोनों में ही ऑक्सीजन होती है। इनहेल्ड एयर डज नॉट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम एयर अंदर लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। इनहेल्ड एयर डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, जो हम एयर को एक्सेल करते हैं, सॉरी एक्सेल एयर, जो हम एयर को बाहर निकालते हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है, जो हमारा आंसर होगा बी। ठीक है, बोथ इनहेल्ड एयर एंड एक्सेल्ड एयर कंटेन ऑक्सीजन, मतलब जो हम सांस में अंदर लेते हैं एयर को और जो हम बाहर निकालते हैं दोनों में ही ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, मतलब हमने सांस अंदर ली उसमें तो हम ऑक्सीजन लेते ही हैं, लेकिन हम सांस बाहर निकालते हैं उसमें भी ऑक्सीजन हमारी होती है। ठीक है, एक्सेल्ड एयर में, बाकी सारे हमारे इसमें रॉन्ग हैं। ठीक है, क्वेश्चन 79, ऋतु स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। ऋतु जो है प्लेन मिरर है ये हमारा, इसके यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन ऋतु एंड हर इमेज, अब उसकी यहाँ पे इमेज बन रही ऋतु की। ठीक है, ये और ये यहाँ पे इसके बीच की जो डिस्टेंस है ऋतु की और उसकी इमेज के बीच की डिस्टेंस है, टोटल है कितनी, 10 मीटर। यहाँ से यहाँ 10 मीटर है।
ठीक है। अब रितु ने क्या किया, 10 मीटर का मतलब 5 इधर हो गई, 5 इधर हो गई, 10 हो गई दोनों। इफ़ सी मूव्स 2 मीटर्स टुवर्ड द मिरर, वो 2 मीटर इधर जाती है मिरर के, ठीक है। तो 2 मीटर इधर अगर जाएगी तो मिरर में तो इसकी इमेज भी आगे को आएगी। तो 2 मीटर इधर गई तो इसमें से हमारे 2 लेस हो गए तो हमारे यहाँ पे बचे 3, यहाँ से 2 लेस हो गए तो इमेज के भी 3, तो 3 + 3 हमारा आंसर आ गया इसका 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें 6 मीटर। क्वेश्चन 80, यू हैव 3 टेस्ट ट्यूब एक्स वाई एंड जेड। तुम्हारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं एक्स वाई और जेड, हाफ फिल्ड विथ डिफरेंट सॉल्यूशन, आधी आधी सॉल्यूशन से भरी हैं, ठीक है। एक्स इज फिल्ड विथ सॉल्यूशन NaCl, ठीक है। इसमें हम तीनों बना लेते हैं। हमारी एक एक्स वाई जेड तीनों हमारे पास टेस्ट ट्यूब हैं, ठीक है, तीनों ही सॉल्यूशन से भरी हैं। पहली वाली में हमारा है NaCl, ठीक है। वाई इज फिल्ड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा है NaOH से भरा हुआ है, ठीक है। और थर्ड जो हमारा है जेड इज फिल्ड विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा HCl से भरा हुआ है। अब इसमें बताना है कि ऑन एडिंग द ड्रॉप ऑफ फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन इन ईच ऑफ द एबव, इसमें भी हमने डाला, इसमें भी हमने डाला, इसमें भी हमने फिनोप्थिलीन का सॉल्यूशन डाला है, ठीक है। यू वुड ऑब्जर्व द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब, तुम क्या ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। एक्स इज कलरलेस, वाई इज पेल ग्रीन एंड जेड इज पिंक, ठीक है। अब सीधे हम जान लेते हैं इसका आंसर जो होता है, मैं बता देती हूँ आपको। नेप्थलीन होता है वो सॉल्ट के साथ कलरलेस होता है, एसिड के साथ भी कलरलेस होता है, लेकिन बेस के साथ इसका कलर जो आता है पिंक आता है। अगर हम इसमें डालेंगे बेस वाले में तो इसका कलर हमें पिंक मिल जाएगा। NaOH जो होता है हमारा बेस होता है, ठीक है। तो अब सीधे हम जाते हैं कि बेस के साथ हमारा मतलब वाई के साथ ही हमारा जो कलर देता है पिंक देता है। हम सीधे देख लेते हैं, एक्स इज पिंक, वाई इज पिंक, जेड इज कलरलेस, यानी एक्स इज कलरलेस, वाई इज पिंक, ये ठीक है। इसका तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। एक्स हमारा कलरलेस है, वाई हमारा पिंक है क्योंकि NaOH बेस है, जेड इज कलरलेस, तो इसका आंसर है बी, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन 81, इन अवर माउथ द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ फ्रंट टू बैक। अब हम जानते हैं हमारे जो माउथ का जो करेक्ट जो अरेंजमेंट होता है, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर एंड मोलर, ठीक है। इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर एंड मोलर, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर एंड मोलर, ठीक है। ऐसे भी आप लर्न कर सकते हैं, ICPMM, ठीक है, ICPMM, ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82, इन प्लांट एंड ट्रीज वाटर गोज अप हाई ड्यू टू द सक्शन पुल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कॉजेज दिस सक्शन पुल, ठीक है। आपने इसमें बताना है प्लांट जो हैं ये क्या करते हैं, पानी जो ऊपर जाता है इसमें, ठीक है, ऊपर जाने की जो प्रोसेस होती है, पानी का जो ऊपर को खिंचाव होता है, तो ये इसमें बताना है कि किसके कारण जाता है ऊपर, इनमें से कौन सा सही है। तो एब्जॉर्प्शन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो होता है, प्लांट जो होता है, अगर कोई प्लांट है उसमें हमने रूट में पानी डाला है अगर, ठीक है, रूट में हमने पानी डाला है तो प्लांट क्या है, ये ऊपर जाने की जो प्रोसेस होती है इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ जिंजर, जिंजर का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, तो ये होती है हमारी स्टेम। कौन सी स्टेम, जैसे कि पोटैटो आता है, पोटैटो भी हमारी स्टेम है, उसमें आता है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वैसे ही आपका जिंजर जो होती है राइजोम होती है। पोटैटो की बात करें वो ट्यूबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 84, विच एमंग द फॉलोइंग लिक्विड्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको बताना है इसमें से कौन सा लिक्विड जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। विनेगर, यस, ये होता है आपका सिरका, सिरके में एसिड होता है, एसिड जो होता है कंडक्टर होता है। शुगर सॉल्यूशन नहीं होता है, सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है, डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता है, तो बी एंड सी हमारे करेक्ट आंसर है, ये हो गया हमारा बी। क्वेश्चन 85, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपने बताना है इनको जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं क्या है। प्लांट कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम इवन विदाउट फोटोसिंथेसिस, बिना फोटोसिंथेसिस के कुछ समय तक ये जीवित रह सकते हैं। हाँ, जैसे हम कुछ समय के लिए हम जैसे बाहर जा रहे हैं, बाहर पौधा है, गमला है ना, पॉट है, उसको हम अंदर रख लेते हैं, उसको सनलाइट नहीं मिल रही है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही है, ठीक है, या ऑक्सीजन तो दे रहे हैं वो, तो उसको CO2 नहीं मिल रही। हाँ, वो ऐसा नहीं कि एक दिन में ही वो डेड हो जाता है, ठीक है, कुछ समय तक वो रह सकता है। प्लांट कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम इवन विदाउट रेस्पिरेशन, यस, बिना रेस्पिरेशन के भी वो कुछ समय तक रह सकते हैं। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट, प्लांट की सर्वाइवल के लिए दोनों ही जरूरी होते हैं। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर स्टिमुलस प्रोसेस इन प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम, मतलब एक समय में दोनों ही चीज़ें जो होती है फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन होती हैं, इसमें ये कह रहा है कि ठीक है। और दिन के समय में एक बार में एक साथ में दोनों ही मतलब फोटोसिंथेसिस भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है, ये आपका गलत है, ठीक है। तो इसमें हमारी करेक्ट हैं A B C हमारे हैं थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86, अ ब्लॉक
of wood is laying at a rest on a table. What can be said about the force acting on it? एक जो लकड़ी का टुकड़ा है वो रेस्ट पोजीशन में रखा हुआ है टेबल के ऊपर, आपने बताना है कि कौन सा फोर्स उसमें लगा है. ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग इज एक्टिंग ऑन इट, नहीं. ग्रेविटेशनल फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, नहीं. देयर इज़ नो फोर्स, फोर्स तो नहीं है. देयर इज़ अ पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, हाँ इसमें एक फोर्स का जो होता है बैलेंस फोर्स पेयर काम कर रहा होता है. ठीक है. 87. विच टाइप ऑफ लीफ पैटर्न्स, लीफ वेनेशंस, रूट टाइप्स ऑफ प्रेजेंट इन बैम्बू. बैम्बू में कौन सा वेनेशन पाया जाता है लीफ का. ठीक है. तो इसका आंसर है आपका पैरेलल एंड फाइब्रस रूट. आप एक याद रखेंगे, जो भी पैरेलल वेनेशन जिस रूट में होता है उसमें जो रूट होती है वो फाइब्रस रूट ही होती है, ये याद रखेंगे. ठीक है. और जिसमें टैप रूट होती है उसका जो वेनेशन होता है वो रेटिकुलेटेड होता है, ये भी आप याद रखेंगे. तो पैरेलल वेनेशन होता है और जो रूट होती हैं कैसी होती हैं, इसमें फाइबरस रूट होती हैं. ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा सी. 88 है. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट करेक्टेड अबाउट मैग्नेट के बारे में इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल ऑफ अ बार मैग्नेट. यस, पोल पे जो होता है मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा होता है. मैग्नेटिक फील्ड इज लाइन ऑर्गेनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल मर्ज एट द साउथ पोल मैग्नेट. हाँ ये भी आपका करेक्ट है. हाँ मैग्नेटिक फील्ड जो की लाइनें होती है जैसे मैग्नेट है तो ये ऑर्गेनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू मर्ज एट साउथ पोल. हाँ नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती हैं. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड की. उसके बाद है ऐसे करके, उसके बाद है अट्रैक्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म. नहीं, अट्रैक्शन तो नहीं होता है मैग्नेटिज्म में, रिपल्सन भी होता है. रिपील और अट्रैक्शन दोनों ही होते हैं ना, ये भी इसकी एक क्या होती है प्रॉपर्टी होती है. तो ये वाला रॉन्ग है इसमें. लाइक पोल ऑफ मैग्नेट रिपील, हाँ ये करेक्ट है. तो इसका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा. नॉट करेक्ट पूछा ना, हाँ तो आपकी क्योंकि तीनों ही करेक्ट लग रहे हैं तो एक इनकरेक्ट ही पूछा होगा इसमें, सी हो जाएगा. 89. मैच द फॉलोइंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद देयर यूज़. आयोडीन, आयोडीन का जो यूज हम करते हैं, हाँ आयोडीन हो जाएगा सेकंड. मरकरी जो होता है थर्मोमीटर में होता है. ठीक है. मरकरी होता है थर्मोमीटर में, मीन्स हमारा ए हमारा है सेकंड, बी हमारा है थर्ड, सी हमारा एल्यूमिनियम का यूज़ हम करते हैं यस फूड पैकेजिंग फोर्थ, डी हमारा है फर्स्ट. अब चेक कर लेते हैं सेकंड थर्ड फोर्थ वन, सेकंड थर्ड फोर्थ वन ये हमारा डी है इसमें. ठीक है. सेकंड थर्ड फोर्थ वन, हाँ तो आंसर हो जाएगा हमारा डी. ठीक है. क्वेश्चन 90. सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. आपने ट्रू स्टेटमेंट बताना है नीचे दिए गए में. बैकेलाइट इज थर्मोप्लास्टिक वेयर एज द मेलामाइन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. नहीं, ये आपका रॉन्ग है. मेलामाइन इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वेयर एज बैकेलाइट इज थर्मो सेटिंग प्लास्टिक. ठीक है, रॉन्ग है. बैकेलाइट एंड मेलामाइन बोथ आर थर्मोप्लास्टिक नहीं होते हैं. बैकेलाइट एंड मेलामाइन आर बोथ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. आपका ये करेक्ट है क्योंकि ये आपका क्लास 8th में दिया है चैप्टर, उसको देख लेंगे आज. ठीक है. प्लास्टिक वाला जो आपका चैप्टर है ये. ऑन द अदर हैंड देयर आर द सम प्लास्टिक, कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड, यानी कि एक बार ये मोल्ड हो जाते हैं बदल जाते हैं तो इसको हम सॉफ्ट नहीं कर सकते हीट करके. हीट हो गए तो चेंज हो गए, तो बनावट चेंज हो गई तो चेंज हो गए, सॉफ्ट करने के बाद फिर से चेंज नहीं कर सकते. दीज आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. टू एग्जाम्पल्स बैकेलाइट एंड मेलामाइन. बैकेलाइट एंड मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है. बैकेलाइट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये आपका क्वेश्चन और भी बन सकते हैं इस टॉपिक से. ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है. इट इज़ यूज इन मेकिंग द इलेक्ट्रिकल स्विचेज. इसका यूज़ स्विच बनाने में होता है. हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल, बर्तनों के हैंडल बनाने में होता है. क्योंकि हम क्या करते हैं इसको एक बार ये जब उस ढांचे में ढल जाते हैं, अगर हम हैंडल को गर्म करें, स्विच जैसे है कि स्विच है उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ना, ज़्यादा होने पे क्या होगा, वो तो मेल्ट हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होता है. ठीक है. मेलामाइन इज वर्सटाइल मटीरियल, इट रजिस्टर फायर्स, कैन टॉलरेट हीट better than other plastic. It is used for making floor tiles, देखो kitchenwares and the fabrics which is the resist fire. अभी सारे ही आपके जो हैं इसके एग्जाम्पल दिए, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है. तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.